Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss the next subtopic of topic process and that subtopic is inter-process communication. हमने अपने लास्ट लेक्चर में यानी कि पार्ट 1 में प्रोसेस टर्मिनेशन तक स्लाइड्स डिस्कस कर ली थी. आज हम इससे आगे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. So let's start. आज हम बात करेंगे कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं. प्रोसेसेस विद इन अ सिस्टम मे बी इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग. जो सिस्टम में प्रोसेसेस होते हैं वो आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट होंगे या वो कोऑपरेटिंग होंगे. अब इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, यानी कि एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट नहीं कर रही. दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस. और कोऑपरेटिंग का क्या मतलब है, कोऑपरेटिंग का मतलब ये है कि एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है. यहाँ पे वही बात की गई है कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस कैन इफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस. कोऑपरेटिंग प्रोसेस वो होते हैं जो दूसरे प्रोसेसेस को अफेक्ट भी कर सकते हैं और खुद भी अफेक्ट हो सकते हैं. इंक्लूडिंग शेयरिंग डाटा. शेयरिंग डाटा का मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस है, ठीक है. अब उन मल्टीपल प्रोसेसेस में जो डाटा है हो सकता है वो डाटा किसी ना किसी लिमिट तक सेम हो, यानी कि वो एक ही डाटा को शेयर कर रहे हो. तो अगर वो एक ही तरह के डाटा को शेयर कर रहे हैं तो हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में रिडंडेंसी पढ़ी थी, जिसमें हमने रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड एंड राइट आफ्टर राइट रिडंडेंसी देखी थी. तो यहाँ पे बेसिकली उसी चीज की बात हो रही है कि अगर तो वो सेम डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो अगर एक प्रोसेस पहले एग्जीक्यूशन कर लेता है और वो किसी डाटा को चेंज कर लेता है, तो ऐसा ना हो कि दूसरा प्रोसेस उसी डाटा को यूज कर रहा हो तो वो उसकी प्रीवियस इनपुट को लेके आउटपुट दे दे जो कि रॉन्ग होगी. तो देन उसे अपडेटेड इनपुट चाहिए हो, ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं. रीजंस फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेस. कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की रीजंस क्या है. इसकी 4 रीजंस हैं. इसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम इसे लीव कर देते हैं. एक्चुअली जो इसकी रीजंस है वो हमारे पास एडवांटेजेस हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस नीड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को आईपीसी भी कह सकते हैं. आगे आने वाली स्लाइड्स में आईपीसी का वर्ड यूज होगा, तो आपको इससे आइडिया हो जाना चाहिए कि हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. तो जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस है जो दूसरे प्रोसेसेस को अफेक्ट भी कर सकते हैं और खुद भी हो सकते हैं, वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को यूज करते हैं. यानी कि वो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है 2 मॉडल्स ऑफ आईपीसी. आईपीसी के 2 मॉडल्स है. एक आपके पास शेयर्ड मेमोरी है और एक मैसेज पासिंग है. शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है कि आपके पास जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो एक ही मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं. फॉर व्हाट? फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस. वो उसी ही सेम मेमोरी से डाटा रीड भी कर रहे होते हैं और राइट भी कर रहे होते हैं. और मैसेज पासिंग में क्या होता है, आप जिस तरह इनबॉक्स यूज करते हैं या व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो उसमें आपके हर फ्रेंड का एक सेपरेट इनबॉक्स होता है और आप उसके साथ सेपरेटली कम्युनिकेट करते हैं. तो बिल्कुल उसी तरह मैसेज पासिंग ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रोसेसेस का एक मेल बॉक्स होता है और वो उस मेल बॉक्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं. ओके व्यूवर्स, आप यहाँ पे 2 तरह की फिगर्स देख सकते हैं. एक फिगर ए है एंड सेकंड इज फिगर बी. जो फिगर बी है वो आपके पास शेयर्ड मेमोरी की है एंड जो फिगर ए है वो आपके पास मैसेज पासिंग मॉडल की है. अब मैसेज पासिंग मॉडल में देखिए आपके पास कर्नल यूटिलाइज हो रहा है. प्रोसेस ए है, उसकी अपनी एक मेमोरी है दैट इज कॉल्ड लोकल मेमोरी. प्रोसेस बी की अपनी एक मेमोरी है एंड दैट इज मेन मेमोरी, जहाँ पे कर्नल भी मौजूद है. अब मैसेज पासिंग मॉडल में ये होगा कि प्रोसेस ए ने जो भी डाटा प्रोसेस बी को ट्रांसमिट करवाना है
वो उसे पहले कर्नल पे ट्रांसमिट करवाएगा एंड देन कर्नल वो डाटा प्रोसेस बी पे ट्रांसमिट करवाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस ए ने जब प्रोसेस बी पे कोई डाटा ट्रांसमिट करवाना था तो उसे कर्नल की जरूरत पड़ी थी। अब फिगर बी पे आ जाते हैं। फिगर बी में आप देख सकते हैं कि एक शेयर्ड मेमोरी है, इसमें किसी भी प्रोसेस की सेपरेट मेमोरी नहीं है। ये दोनों प्रोसेस इसी शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे कर्नल का कोई रोल नहीं है। प्रोसेस ए ने अगर प्रोसेस बी के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो डाटा कहाँ पे ट्रांसमिट करवाएगा, शेयर्ड मेमोरी में, और यहाँ से प्रोसेस बी जो होगा वो डाटा को एक्सेस कर लेगा। तो इस तरह ये दोनों प्रोसेसेस एक शेयर्ड मेमोरी को यूटिलाइज कर रहे हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके व्यूवर्स, इस स्लाइड में दो तरह के जो प्रोसेस हमने पढ़े थे उनकी डेफिनेशन है। एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है एंड एक कोऑपरेटिंग प्रोसेस है। आपको पता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो होते हैं जो किसी दूसरे प्रोसेस से इफेक्ट नहीं होते, ना ही उसे इफेक्ट करते हैं, और कोऑपरेटिंग प्रोसेस वो होते हैं जो किसी दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को अफेक्ट करते हैं या किसी दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन उन्हें अफेक्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको कहा था हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। रीजन ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, जो मैंने आपको कहा था कि ये एडवांटेजेस हैं प्रोसेस कोऑपरेशन के, तो हम यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग की। इंफॉर्मेशन शेयरिंग में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें प्रोसेसेस को सेम रिसोर्स को या सेम फाइल को या सेम मेमोरी को एक्सेस करना हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट में हमारे पास वो फैसिलिटी अवेलेबल हो कि तमाम प्रोसेसेस अपने सेम रिसोर्स को एक्सेस कर सकें। तो रीड कर लेते हैं। प्रोसेस कोऑपरेशन इज नेसेसरी because many users may need to access the same information such as shared file। ये important है क्योंकि हो सकता है कि कुछ यूजर्स को सेम टाइम पे सेम रिसोर्स जैसे कि शेयर्ड फाइल है उसे एक्सेस करना पड़ जाए। An environment must be provided where such information can be accessed। तो ऐसा environment प्रोवाइड होना चाहिए, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए कि मल्टीपल यूजर्स एक वक्त में कंकरेंटली एक साथ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। सेकेंड पॉइंट है कंप्यूटेशन स्पीड अप। हमारी जो परफॉर्मेंस है वो स्पीड अप हो जाएगी, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि टास्क को मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया जाएगा और मल्टीपल प्रोसेसर्स पे एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, तो जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड है टास्क परफॉर्म करने की वो इंक्रीज हो जाएगी और लेस टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा टास्क को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसको रीड कर लेते हैं। वन टास्क कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टास्क टू एग्जीक्यूट इट टू फास्टर। ये एक प्रोग्राम है, हमने उसके कुछ पोर्शंस बना दिए, एक टास्क को मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर दिया ताकि हम उसको फास्टर एग्जीक्यूट कर सके। ऑल डिवाइडेड सब टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली। तमाम सब टास्क को कंकरेंटली यानी कि एक साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इनहेंस हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी में भी कुछ इस तरह की बात है कि आपका एक प्रोसेस है, आपने उस प्रोसेस को मल्टीपल प्रोसेसर्स पे डिवाइड कर दिया है एंड देन वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रही है। इसे रीड कर लेते हैं। प्रोसेस कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ द सिस्टम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन मॉड्यूलर स्टाइल। के प्रोसेस कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका सिस्टम जो है वो मॉड्यूलर स्टाइल में है। द मॉड्यूलर सिस्टम डिवाइड्स द फंक्शंस इनटू सेपरेट प्रोसेसेस। अब मॉड्यूलर सिस्टम का क्या मतलब है, फंक्शंस को डिवाइड कर दिया जाए सेपरेट प्रोसेस में, कि जो आपका एक प्रोसेस है उसमें जो आपके डिफरेंट फंक्शंस है आपने उनके सेपरेट प्रोसेस बना दिए। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वीनियंस। ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। कैसे कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा? प्रोसेस कोऑपरेशन प्रोवाइड्स कन्वीनियंस इफ सिंगल यूजर इज वर्किंग ऑन मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। अगर एक यूजर है और वो एट अ टाइम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहा है तो ये कन्वीनियंस प्रोवाइड कर दी गई है यूजर के लिए थ्रू कोऑपरेटिंग प्रोसेस।
हो सकता है कि यूजर ने मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऑन किए हों, वो उन्हें एग्जीक्यूट कर रहा हो। एक प्रोसेस पे यूजर कोई काम कर रहा है, लाइक MS वर्ड पे कुछ टाइप कर रहा है, एक प्रोसेस पे साउंड सिस्टम प्ले हो रहा है, एक प्रोसेस पे गेम खेली जा रही है, तो एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे दो तरह के प्रोसेसेस की बात की गई है। एक आपके पास प्रोड्यूसर प्रोसेस है और एक आपके पास कंज्यूमर प्रोसेस है। प्रोड्यूसर प्रोसेस वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और कंज्यूमर प्रोसेस वो होते हैं जो उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के बफर्स बताए गए हैं, एक अनबाउंडेड है और एक बाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब ये है कि जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसका कोई साइज ना हो। बफर क्या होती है? एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन होती है जहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारा डाटा स्टोर होता है। तो अनबाउंडेड बफर वो है जिसमें साइज की कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि बफर का साइज अनलिमिटेड होता है। और बाउंडेड बफर वो है जिसमें बफर की साइज लिमिट फिक्स होती है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अनबाउंडेड में बफर की जो साइज लिमिट है वो फिक्स नहीं होती, अनलिमिटेड होती है, और बाउंडेड बफर में बफर की जो साइज लिमिट है वो फिक्स होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके व्यूवर्स, अब हम एक कोड को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो कोड है ये बाउंडेड बफर के लिए है, ठीक है। देखिए, अनबाउंडेड बफर के लिए तो हमें किसी भी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका जो साइज है वो अनलिमिटेड है। जितना मर्जी डाटा उसके अंदर प्रोड्यूस हो और जितना मर्जी डाटा उसके अंदर से निकाल लिया जाए, इससे हमारा कंसर्न ही नहीं है। लेकिन बाउंडेड बफर में हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या बफर की जो साइज लिमिट है वो फुल तो नहीं हो गई, क्या उसमें मजीद डाटा आ सकता है, क्या उसमें से डाटा निकल सकता है। तो इन बातों के लिए हमने एक कोड डिजाइन किया है। बेसिकली यहाँ पे आपके पास बफर का साइज डिक्लेयर कर दिया गया है जो कि 10 है, ठीक है, यानी कि आपके पास जो बफर की लिमिट है वो 10 है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बफर के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर है और इसमें क्या होल्ड कर रहा है? बफर का साइज, यानी कि यहाँ पे 10 होल्ड कर रहा है। तो ये बता रहा है कि बफर का साइज 10 है। फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इन का मतलब ये है कि आपने उस बफर में डाटा पुट करवाना है, इंसर्ट करवाना है। तो इनको हमने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। आउट का मतलब ये है कि आपने उस बफर से डाटा निकलवाना है और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। तो आगे मूव करते हैं। ओके व्यूवर्स, आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं हमारे पास एक व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप में क्या होगा कि तब तक आइटम्स को प्रोड्यूस किया जाएगा जब तक आपके पास बफर फिल नहीं हो जाता। यहाँ पे व्हाइल लूप की कंडीशन है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसके नीचे देख लें कि यहाँ पे लिखा है डू नथिंग नो फ्री बफर्स, यानी कि अगर आपके पास इन प्लस 1 मॉड बफर साइज इक्वल आ जाए आउट के, तो आप मजीद आइटम्स को इंसर्ट नहीं करवा सकते बफर में, ठीक है। अब इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। आउट को हमने किससे इनिशियलाइज करवाया था? 0 से। बफर का साइज क्या है? 10। इनको हमने किससे इनिशियलाइज करवाया था? 0 से। 0 प्लस 1 क्या हुआ? 1। तो 1 का मॉड लेंगे विथ 10। तो जब हमने मॉड लिया यहाँ पे 10 एंड 1 0, तो ये 1। अगर आपको मॉड लेना आता है तो ये आपके लिए बहुत इजी है, और अगर आपको मॉड लेना नहीं आता तो आप उसके लिए सेपरेट ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि हाउ टू टेक मॉड। तो यहाँ पे आपके पास जो मॉड का आंसर आया है वो 1 है। क्या 1 इक्वल है 0 के? नो। तो इसका मतलब है कि आप आइटम को बफर में इन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी डाटा था वो हमने बफर में इन करवा दिया है, इंसर्ट करवा दिया है। अब इस लाइन में हमने इनको इंक्रीमेंट कर दिया है। इन क्या था? 0। 0 प्लस 1 1। 1 मॉड बफर साइज क्या है? 10।
तो 1 more 10 लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो क्या इन इंक्रीमेंट हो गया 0 से 1 पे? जी हाँ, हो गया है। अब इन क्या हो गया 1, 1 plus 1 is equal to 2। देन हम यहाँ पे 2 more 10 लेंगे, ठीक है, ये मैंने 2 में कन्वर्ट कर दिया है। ओके व्यूवर्स, जब हमने 2 more 10 लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर 2 आया कि क्या 2 डबल इक्वल टू 0 है? नहीं। तो आप अगेन जो आपका डेटा है वो बफर में इन करवा सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे हमारा बफर फिल हो जाएगा, यानी कि मजीद कोई डाटा हमारे बफर में इन नहीं हो पाएगा। और वो एग्जांपल ये है कि जब आपका इन जो है वो 9 हो जाएगा, और वो एग्जांपल ये है कि जब इन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 9 plus 1 is equal to 10, 10 more 10 लेंगे, ये आप देख सकते हैं। जब हमने 10 more 10 लिया तो 1 10, तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं बचा, क्रॉस, यानी कि आपके पास अब 0 लोकेशन है स्टोर करवाने के लिए डाटा को। अब आप डाटा स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके व्यूवर्स, इस स्लाइड पे जो कोड है इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस बात की है कि आपने डाटा को किस तरह आउट करवाना है, विड्रॉ करवाना है फ्रॉम बफर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक व्हाइल का लूप है जिसमें एक कंडीशन बताई गई है ट्रू की। देन उसके अंदर एक और व्हाइल का लूप है जिसमें कंडीशन है कि क्या इन आउट के इक्वल है, यानी कि अगर तो इन भी 0 होता है एंड आउट भी 0 होता है तो क्या करना है? डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना। नथिंग टू कंज्यूम, कंज्यूम करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, यानी कि जब तक हमारे पास इन एंड आउट दोनों 0 नहीं हो जाते तब तक ये लूप चलता रहेगा। और इस लूप में बफर में जितना भी डाटा है वो 1 by 1 रिमूव होता जाएगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आउट है वो हम ले लेते हैं कि 3 है। ये मैंने यहाँ पे 0 कैंसिल कर दिया है, तो अब हम इस 3 वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे। 0 3 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप डाटा को रिमूव करवा सकते हैं फ्रॉम बफर, राइट। तो आपने जो भी डाटा यहाँ पे थर्ड लोकेशन पे मौजूद था उसको आउट करवा दिया और उसको असाइन करवा दिया एक वेरिएबल को जो कि आइटम है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आउट वेरिएबल था उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। आपका आउट क्या था 3, ठीक है। जब आप उसमें प्लस करेंगे 1 को तो वो क्या बन जाएगा 4। फिर आप 4 का मॉड लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 10। तो जब आप 4 का मॉड लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 10 तो वो आपके पास 4 ही आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास आउट की वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट होके क्या हो गई है 4, ठीक है। तो इस तरह आपके पास आउट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी और जो उस लोकेशन पे डाटा होगा वो फेच होता जाएगा, यानी कि आउट होता जाएगा। दूसरा प्रोसेस उसे कंज्यूम करता जाएगा, यूटिलाइज करता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके व्यूवर्स, यहाँ पे मैसेज पासिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन को और उनके एक्शंस को सिंक्रोनाइज करता है। यानी कि देखें, एक टाइम में आपका प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेसेस डाटा को मल्टीपल लिंक्स के ऊपर सेंड कर रहे हैं, तो उसी टाइम रिसीवर वेट कर रहा होता है, सिंक्रोनाइज होता है कि डाटा आने वाला है और हमने उसको रिसीव करना है। सेंडर डाटा भेज रहा है, रिसीवर वेट कर रहा है। इसमें कह सकते हैं कि इनके एक्शंस को सिंक्रोनाइज किया जा रहा है और प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें एक मेल बॉक्स इस्तेमाल होता है प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करने के लिए। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देन उसके बाद यहाँ पे मैसेज सिस्टम है। Process communicate with each other without resorting to shared variables. Process एक दूसरे के साथ communicate करते हैं without resorting to shared variables. Resort का मतलब होता है किसी चीज को utilize करना, use करना, adopt करना, यानी कि
आपके पास जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, हो सकता है कि उनमें जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो वो शेयर्ड हो, यानी कि सेम वेरिएबल्स मल्टीपल प्रोसेसेस यूज कर रहे हो, तो उनको रिजोर्ट किए बगैर मल्टीपल प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि शेयर्ड वेरिएबल्स को यूज करके ही कम्युनिकेट करें, उसके बगैर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आईपीसी यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड्स टू ऑपरेशंस। दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एक सेंडिंग का और एक रिसीविंग का। सेंडिंग में क्या होता है, डाटा को सेंड किया जाता है, और रिसीविंग में क्या होता है, डाटा को रिसीव किया जाता है। मैसेज का साइज फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर दो प्रोसेसर्स हैं, एक P है और एक Q है, अगर वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इससे पहले आपको एक लिंक इस्टेब्लिश करना पड़ेगा सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान। देन आप मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं इस लिंक को यूटिलाइज करते हुए। ठीक है, ये हमने कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क में पढ़ा था कि जब आपने सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी होती है तो आप एक लिंक को क्रिएट करते हैं उनके दरमियान। देन है नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो ये कम्युनिकेशन लिंक हो सकता है ये फिजिकल भी हो सकता है एंड लॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल का मतलब ये है कि ये शेयर्ड मेमोरी भी हो सकती है एंड हार्डवेयर बस भी हो सकती है। बस के थ्रू भी आपके प्रोसेसेस कनेक्टेड हो सकते हैं एंड लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है जिसमें कुछ लॉजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा, इनके आंसर्स आपको फर्दर डिस्कशन में मिलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन की, उसकी टाइप्स की। देन हम इंशाल्लाह इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पे भी मूव करेंगे। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब दो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उन्हें सेंडर और रिसीवर का पता होना चाहिए। यानी कि सेंडर को पता होना चाहिए कि मैं किस रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा हूँ और रिसीवर को भी पता होना चाहिए कि डाटा आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन में। अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन की भी फर्दर टू टाइप्स हैं, या आप कह लें टू स्कीम्स हैं। एक सिमेट्रिक है एंड द सेकंड वन इज एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो सेंडर एंड रिसीवर हैं उनको एक दूसरे का पता होना चाहिए, यानी कि उनको एक दूसरे का नेम पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेंडर जो है वो नोड 1 है और रिसीवर नोड 2 है, तो रिसीवर को पता होना चाहिए डाटा नोड 1 से आ रहा है और सेंडर को पता होना चाहिए कि मैंने डाटा नोड 2 पे सेंड करना है। जबकि एसिमेट्रिक में क्या होता है कि सिर्फ सेंडर को पता होना चाहिए कि रिसिप्ट कौन है, यानी कि सेंडर को रिसीवर का पता होना चाहिए, लेकिन रिसीवर के लिए नेसेसरी नहीं है कि उसे सेंडर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एसिमेट्रिक है। तो आपको सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट पॉइंट को रीड कर लेते हैं। इस पॉइंट में बताया गया है कि जो प्रोसेसेस हैं मस्ट नेम ईच अदर एक्सप्लिसिटली, कि प्रोसेसेस का कोई नाम रख दिया जाए ताकि कम्युनिकेशन में इजी रहे या आपको उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना इजी रहे। तो हम प्रोसेसेस का कुछ नाम रख देते हैं। लाइक मैंने नोड 1 नोड 2 रखा था, तो आप इस तरह प्रोसेसेस का नेम रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो प्रोसेसेस हैं, एक Q है और एक P है। ठीक है, Q डाटा सेंड करेगा प्रोसेस P को और प्रोसेस P जो है वो डाटा को रिसीव करेगा फ्रॉम प्रोसेस Q। ठीक है, यहाँ पे यही बात बताई गई है। सेंड में देखें, सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस P, कि हमारे पास एक प्रोसेस Q है, उसने डाटा को सेंड किया प्रोसेस P पे। एंड रिसीव में देखें, रिसीव अ मैसेज फ्रॉम प्रोसेस Q, और प्रोसेस P ने डाटा को रिसीव किया फ्रॉम प्रोसेस Q। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है कम्युनिकेशन लिंक की, कि जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो जाता है। अ लिंक इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोसेस, यानी कि अगर दो नोड्स हैं तो उनके दरमियान एक लिंक होना चाहिए। मीन एक पेयर के दरमियान एक लिंक एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक नोड ये है और एक ये है, तो इनके दरमियान एक लिंक एग्जिस्ट करेगा। ये पेयर है, पेयर ऑफ नोड्स है, या आप कह सकते हैं कि ये पेयर ऑफ प्रोसेसेस है। ठीक है,
थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बिटवीन ईच पेयर देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन लिंक। तो यही बात मैंने अभी आपको बताई है, एक पेयर के दरमियान एक ही लिंक एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट है, द लिंक में बी यूनिडायरेक्शनल बट इज यूजुअली बाई डायरेक्शनल। लिंक यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। यानी कि बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि सेंडर एंड रिसीवर दोनों डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, और यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि एक नोड सिर्फ डाटा को सेंड कर सकता है और दूसरा नोड डाटा को सेंड नहीं करेगा, सिर्फ रिसीव करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके व्यूअर्स, इस स्लाइड में हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में आप डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हो थ्रू मेल बॉक्सेस। हर मेल बॉक्स की एक यूनिक आईडी होगी और इस मेल बॉक्स के थ्रू ही प्रोसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी प्रोसेस ने कोई भी डाटा शेयर करना है तो वो मेल बॉक्स में करेगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले हमने डायरेक्ट कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें यह है कि लिंक इस्टेब्लिश ओनली इफ प्रोसेसेस शेयर अ कॉमन मेल बॉक्स। लिंक को सिर्फ तब इस्टेब्लिश किया जाएगा अगर आपके पास दो प्रोसेसेस मेल बॉक्स को यूज कर रहे हैं, यानी उनका मेल बॉक्स क्रिएट हो चुका है तो लिंक इस्टेब्लिश कर दो। सेकंड पॉइंट है, अ लिंक मे बी एसोसिएटेड विद मेनी प्रोसेसेस। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या था कि दो नोड्स के दरमियान एक ही लिंक एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है कि आपके पास एक लिंक से मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड हो सकते हैं या मल्टीपल प्रोसेसेस कनेक्टेड हो सकते हैं। तो आप जितने मर्जी प्रोसेसेस को कनेक्ट कर लें एक लिंक से, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ईच पेयर ऑफ प्रोसेसेस मे शेयर सेवरल कम्युनिकेशन लिंक्स। ये वही बात है कि अगर आपके पास सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो वो शेयर कर सकते हैं मल्टीपल कम्युनिकेशन लिंक्स को। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिंक है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन में लिंक है और एक ये वर्टिकल लाइन में लिंक है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस बेसिकली सेवरल कम्युनिकेशन लिंक्स को शेयर कर रहे हैं। तो ये भी आपके पास यूनिडायरेक्शनल भी हो सकते हैं और बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके व्यूवर्स, यहाँ पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के ऑपरेशंस को हाईलाइट किया गया है। अगर दो प्रोसेसेस को कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है तो उन्हें कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर दो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो मेल बॉक्स को क्रिएट करेंगे। देन वो इस मेल बॉक्स के थ्रू डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, और जब उनकी कम्युनिकेशन एंड हो जाएगी तो वो इस मेल बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके व्यूवर्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिमिटिव्स आर डिफाइंड एज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेंडिंग और रिसीविंग के ऑपरेशंस होंगे वो किस तरह परफॉर्म होंगे कि हमारे पास एक मेल बॉक्स है और उसका नाम हमने रख दिया है ए, ठीक है। अगर दो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो इस मेल बॉक्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। यानी कि जो सेंडर होगा वो इस मेल बॉक्स ए में डाटा को सेंड करेगा और जो रिसीवर होगा वो इसी मेल बॉक्स ए से डाटा को रिसीव करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे मेल बॉक्स शेयरिंग की बात हो रही है कि फॉर एग्जांपल 3 प्रोसेसेस हैं P1, P2 एंड P3, वो सेम मेल बॉक्स को शेयर कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेल बॉक्स ए है वो इन तीनों प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करवाएगा। ऐसे केस में जो P1 है उसने डाटा को तो सेंड कर दिया है, रिसीव कौन करेगा? P2 करेगा या P3 करेगा? ये तो अभी डिफाइन ही नहीं हुआ, क्योंकि एक से ज्यादा प्रोसेसेस उस लिंक के साथ कनेक्टेड है या उस मेल बॉक्स को शेयर कर रहे हैं। तो अगर एक प्रोसेस डाटा को सेंड करता है तो ये भी तो डिसीजन करना है ना कि कौन सा प्रोसेस उस डाटा को रिसीव करेगा। वो दोनों रिसीव कर लेंगे तो डाटा रिडंडेंसी हो जाएगी, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशंस को कि अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए तो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि अलाउ अ लिंक टू बी एसोसिएटेड विद एट मोस्ट 2 प्रोसेसेस। ये जो लिंक है ना ये इन 2 प्रोसेसेस के दरमियान ही इस्टेब्लिश हो, यानी कि इस लिंक को कोई तीसरा प्रोसेस शेयर ना करे और ना ही कनेक्ट हो।
ठीक है, तो इसका ये मतलब है। सेकंड पॉइंट है या सेकंड सोल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि अलाउ ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम टू एग्जीक्यूट अ रिसीव ऑपरेशन, कि इन दोनों में से प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 में से किसी एक प्रोसेस को अलाउ कर दिया जाए कि वो डाटा को रिसीव कर सकता है और एक पे बैन लगा दिया जाए। फॉर एग्जांपल P3 पे हम बैन लगा देते हैं कि ये डाटा को रिसीव नहीं कर सकता, P2 डाटा को रिसीव कर सकता है। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 3 क्या है कि सेंडर खुद ही बता दे कि उसने जो डाटा सेंड किया है वो किस प्रोसेस को किया है। सेंडर कैसे खुद बताएगा? सेंडर हो सकता है कि जो डेस्टिनेशन प्रोसेस है उसका एड्रेस अपेंड कर दे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या सिग्नल जनरेट कर दे, किसी भी तरह बता सकता है। सिंक्रोनाइजेशन को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो सेंडर एंड रिसीवर होते हैं उनके एक्शंस को सिंक्रोनाइज किया जाता है। या आपके पास ब्लॉकिंग हो सकती है, नॉन ब्लॉकिंग हो सकती है। तो सबसे पहले हम ब्लॉकिंग को डिस्कस कर लेते हैं। ब्लॉकिंग को आप सिंक्रोनियस भी कह सकते हैं। ब्लॉकिंग में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक सेंडर है, उसने डाटा को सेंड कर दिया है, ठीक है, टू रिसीवर, तो जब तक वो डाटा रिसीवर तक पहुंच नहीं जाता, ये सेंडर मजीद डाटा को सेंड नहीं कर सकता। आपका डाटा फॉर एग्जांपल आधे रास्ते यहाँ पे है, तो सेंडर चाहे कि वो डाटा सेंड कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाता, सेंडर पे ब्लॉक लगा दिया गया है कि ये अब मजीद डाटा सेंड नहीं कर सकता। ये तब ही सेंड कर पाएगा जब डाटा आपका रिसीव हो जाएगा बाय रिसीवर। ब्लॉकिंग रिसीव में इस बात को इंडिकेट किया गया है कि जब तक रिसीवर डाटा को रिसीव नहीं कर लेता, तब तक इस रिसीवर को ब्लॉक कर दिया जाएगा कि वो किसी और नोड से डाटा को रिसीव ना कर सके। ठीक है, हो सकता है कि मल्टीपल नोड्स ने इस प्रोसेस नोड को डाटा सेंड किया हो मल्टीपल टाइम्स पे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये एट अ टाइम मल्टीपल डाटा को रिसीव करे। ये सिर्फ एक प्रोसेस नोड से आए हुए डाटा को रिसीव करेगा और जब तक रिसीव नहीं कर लिया जाता इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये किसी और मैसेज को रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग को हम एसिंक्रोनियस भी कहते हैं। इसमें ना सेंडर साइड पे कोई ब्लॉकेज होता है और ना ही रिसीवर साइड पे, मतलब सेंडर एट द सेम टाइम या एट मल्टीपल टाइम्स कॉन्टिन्यूसली डाटा को सेंड कर सकता है और रिसीवर पे भी कोई पाबंदी नहीं होती, वो एट द सेम टाइम मल्टीपल डाटा को रिसीव भी कर सकता है और मल्टीपल टाइम्स पे भी डाटा को रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके व्यूवर्स, अब हम बफरिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन आपको पहले भी बताई थी कि ये एक टेम्पररी क्यू होता है या लोकेशन होती है जहाँ पे हमारा डाटा कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। यहाँ पे आपको 3 तरह के क्यूज हाईलाइट करवाए जा रहे हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जीरो कैपेसिटी। जीरो कैपेसिटी का मतलब ये है कि बफरिंग की कैपेसिटी बिल्कुल जीरो है, तो बफरिंग में कोई डाटा स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी है ही नहीं। जीरो कैपेसिटी बफरिंग यानी कि कोई बफरिंग हो ही नहीं रही, कोई डाटा टेम्परेरी स्टोर हो ही नहीं रहा क्योंकि बफरिंग में इतनी स्पेस ही नहीं है कि वो किसी डाटा को टेम्परेरी होल्ड कर सके। ठीक है, बाउंडेड कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपके पास जो बफरिंग का साइज है वो फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि बफरिंग का जो साइज है उसमें हमने 10 रखा था और वो कोड भी रन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल वही बात है। देन अनबाउंडेड कैपेसिटी में आपके पास जो बफरिंग का साइज होता है वो इनफिनिट होता है, यानी कि अनलिमिटेड होता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर यू पीपल। Moreover, like my video, share it with your fellows and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.